नमस्कार। आज 14 सितंबर है। हम भारतीय इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगा, कृपया ध्यान से सुने। हमारा कर्तव्य भी बनता है कि आज के दिन हिंदी भक्त पुरोधाओं के योगदान को जानें, समझें और याद करने का थोड़ा समय निकालें। आज ही के दिन यानी 14 सितंबर 1949 को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को संविधान सभा में स्वीकार किया गया था। इसे संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में वर्णित किया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी रहेगी और अंकों का जो स्वरूप है वो अंतर्राष्ट्रीय रहेगा। राजभाषा का पूरा अधिकार तो मिलना अभी बाकी था, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में बहुमत ने हिंदी को स्वीकार कर लिया था। तत्पश्चात राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रावधान रखा गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। एक तथ्य यह भी था कि 14 सितंबर 1949 को विहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था। ये हिंदी के ऐसे सेवक व पुरोधा थे जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने में पूरा जीवन खपा दिया, लंबा संघर्ष किया था। उनके योगदान को ही याद करने के लिए 14 सितंबर ही हिंदी दिवस के रूप में चुना गया। आज़ादी के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का संघर्ष कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत से पुरोधाओं ने अपना तन मन धन व संपूर्ण जीवन हिंदी के लिए समर्पित कर दिया था। आज इस पावन दिवस पर मैं उन सभी जाने अनजाने पुरोधाओं को सादर नमन करना चाहूँगा जिन्होंने हिंदी की सेवा में अपना जीवन खपाया तथा हमें एक सुदृढ़ व्यवस्थित वैज्ञानिक भाषा का दान दिया। विहार राजेंद्र सिन्हा, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंदास आदि बहुत से विद्वानों ने हिंदी की सेवा की है, अपना तन मन धन समर्पित किया है। आज हम उनको सादर याद करते हैं। इन्होंने हिंदी को इस कदर बनाया कि वह इतने बड़े भारत देश की राजभाषा बनकर गौरव हासिल कर सके। हिंदी का भारतवर्ष की राजभाषा बनने का इतिहास संघर्षों से भरा रहा है। आज़ादी के बाद इस बात पर मतभेद थे कि आज़ाद भारत देश की राजभाषा क्या हो। बहुत से लोग अंग्रेजी के ही पक्ष में थे। कुछ दक्षिण भारत के प्रांत भी हिंदी का पुरजोर विरोध कर रहे थे और अंग्रेजी शासनकाल में कार्य करते आ रहे बाबू वर्ग भी अंग्रेजी के ही पक्ष में खड़े थे। उनका तर्क था कि हिंदी में राजभाषा बनने के योग्य सामर्थ्य नहीं है और वह योग्य भी नहीं है और क्लिष्टता से भरी है। लेकिन हमारे हिंदी के उक्त पुरोधाओं ने हिम्मत नहीं हारी। उन सभी हिंदी विरोधियों के कूतरकों का बराबर जवाब देते रहे। उन्होंने हिंदी के लेखन में वर्णों में पर्याप्त सुधार किया, इसे टंकण योग्य बनाया, शेष अशुद्धियों को भी दूर किया। इनके बारे में मैं पिछले किसी वीडियो में थोड़ा बता चुका हूँ। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और हिंदी को ही राजभाषा बनाने पर एकमत होना पड़ा। इन हिंदी भक्त पुरोधाओं के पीछे भारतीय जनता की भावनाओं का भी भरपूर समर्थन था। मैं उन हिंदी भक्त पुरोधाओं को एक बार पुनः स्मरण करते हुए नमन करना चाहूँगा। विहार राजेंद्र सिन्हा, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंदास, तत्पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी हिंदी की सेवा के लिए अपूर्णीय योगदान दिया। वे सरस्वती पत्रिका में किसी भी लेखक द्वारा छपने के लिए भेजी गई रचनाओं की खुद ही त्रुटियों और अशुद्धियों को दूर किया करते थे। उनके कहने पर कामता प्रसाद गुरु ने भी हिंदी व्याकरण की रचना की। उनके बाद किशोरीलाल वाजपेयी ने भी हिंदी व्याकरण रचना करके विशेष योगदान दिया, हिंदी को सुदृढ़ बनाया, अशुद्धियों से दूर करते हुए इसे परिष्कृत किया। उनके अलावा अनेक हिंदी के कवियों लेखकों ने भी हिंदी की इतनी सेवा की, इतनी पद रचना की कि इसे विश्व मंच तक पहुंचा दिया। आज हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शुमार है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज हम सब इन कवियों के, लेखकों के, इन पुरोधाओं के ऋणी हैं और उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गांधी जी ने भी
1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का ही समर्थन किया था और ये कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा है। अभी मैं हिंदी देवनागरी की कुछ विशेषताओं को बता देता हूँ। यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसके वर्णों व शब्दों पर शिरोरेखा लगाई जाती है। इसके वर्णों व ध्वनियों में सुंदर व बेजोड़ सामंजस्य पाया जाता है। प्रत्येक वर्ण की अपनी निर्धारित ध्वनि है। यह एक वैज्ञानिक भाषा है। यह विश्लेषणीय है। इसमें व्यंजनों की आक्षरिकता है। आक्षरिकता का मतलब ये है कि हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कोई शब्द है, कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे विनोदी, तो इसका विश्लेषण करेंगे तो वह आधा प्लस में छोटी ई प्लस में न आधा प्लस में ओ प्लस में द आधा प्लस में बड़ी ई, विनोदी। इस प्रकार से हम इनका अक्षरों को अलग करके देख सकते हैं। वर्णों का सुंदर वैज्ञानिक विभाजन है। हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा में शुमार है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब बीच में मैंने 2 शब्द बोले थे, मैं उनको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा। एक शब्द बोला था राजभाषा व एक बोला था राष्ट्रभाषा। तो इसके बारे में सुनिए। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसे किसी भी देश के ज़्यादातर लोग बोल सकते हों, ज़्यादातर लोग समझ सकते हों, व्यवहार कर सकते हों। वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। बस यही एक छोटी सी शर्त है राष्ट्रभाषा के लिए। इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होना कानूनन तय किया जाता है। इतना सा फर्क है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजभाषा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था और उसके बाद भी शायद 65-66 में ये निर्णय लिया गया था कि राजभाषा हिंदी को ही बनाया जाए। लेकिन गड़बड़ ये रह गई कि उसके ओब्लिक अथवा में अंग्रेजी को भी रखा गया है। यही कारण है कि हिंदी ने इतना विकास नहीं किया जितना इसे करना चाहिए था। पर फिर भी हम आज हिंदी के विकास को कम नहीं आंक सकते। हिंदी सुदृढ़ वैज्ञानिक भाषा है और ये विश्व में सम्माननीय भाषा है। ये तो मैंने बात की थी हिंदी के बारे में और हिंदी दिवस के बारे में। अब मैं बात विश्व हिंदी दिवस की, जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। चूँकि प्रथम हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था, तो उसी तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाना तय किया गया। और 10 जनवरी को और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्हें आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो इन्हीं सब कारणों को लेकर 10 जनवरी तय किया गया विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने को। उस समय भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने इसे 2006 से मनाने का विचार रखा था। इसको मनाने का मुख्य कारण है हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके, इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश किया जा सके। हमारी प्राथमिकता इसी बात में रहती है कि हिंदी को विश्व मंच पर लाकर खड़ा करें। विश्व में हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करना विश्व हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस दिन विदेशों में भारत के राजदूत विशेष रूप से इसको मनाते हैं और कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमें भी हिंदी को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने चाहिए, जैसे विद्यालयों में या किसी भी हिंदी दिवस के दिन निबंध प्रतियोगिताएं लिखवानी चाहिए, कविता पाठ करवाना चाहिए, वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवानी चाहिए, विचार गोष्ठी का आयोजन करना चाहिए, हिंदी टंकण प्रतिस्पर्धा करवाई जानी चाहिए, काव्य गोष्ठी करवाई जानी चाहिए, कवि सम्मेलन करवाए जाने चाहिए, पुरस्कार समारोह करवाने चाहिए आदि का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि हिंदी फले फूले और विश्व में अपना परचम लहरा सके। धन्यवाद, थैंक यू। अब चलिए अपने टॉपिक पर। नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेज। तो चलिए हिंदी की थोड़ी सेवा करते हैं। हिंदी के प्रचार में बड़े संकट हैं। हमें हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन इसमें लिखा है कि बहुत संकट हैं। तो संकट वाला जो वाक्य है वो मैंने एक बार पहले बताया हुआ है पीछे के वीडियो में। संकट जो है वो जीवन से संबंधित जो शब्दावली है वहाँ काम आता है। तो हिंदी के प्रचार में बड़े संकट है, इसकी बजाय बड़ी बाधाएं हैं।
कोई काम करते हैं ना तो मार्ग में जो चीज़ें हैं, रुकावटें हैं, उनको बाधाएं जो नाम है वो सही है। तो संकट की बजाय बाधाएं शब्द आएगा तो ये सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, देखते ही देखते लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। क्या गलती है, कुछ पकड़ने में आया? देखते ही देखते लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। तो मात्रा लोगों को मात्रा में नहीं नापा जाता है ना। तो देखते ही देखते लोग बड़ी संख्या में, मात्रा की बजाय संख्या शब्द आना चाहिए, बड़ी गलती ये है यहाँ, ठीक है ना। संख्या शब्द आएगा, लोगों को संख्या में काउंट करते हैं, मात्रा में नहीं। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, ये वाक्य मैंने रिपीट किया है, पहले के किसी वीडियो में बता चुका हूँ। कुछ निश्चित शब्दावलियाँ होती है, ऐसा मैंने बताया था उस समय, निश्चित शब्दावलियाँ। तो उसी के तहत देखिए, तलवार की नोक नहीं, तलवार की धार। नोक शब्द का प्रयोग करना है तो आप सुई लिख सकते हो कि प्रेम करना सुई की नोक पर चलना है, ये कर सकते हो। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें एक बार दिमाग से निकल जाती है तो फिर भविष्य में ऐसी गलतियाँ नहीं होती। शोक है कि मैं आपके पत्र का जवाब नहीं दे सका। अब शोक होता है दुख, वास्तविक पीड़ा, किसी की मृत्यु पर, है ना, शोक सभा आयोजित करते हैं, ऐसा नाम सुना है आपने? तो शोक शब्द नहीं आएगा। ठीक है, उसने पत्र लिखा, हम जवाब नहीं दे पाए, भूल गए, तो फिर शोक किस बात का? खेद शब्द है, ये मामूली सा एक छोटा सा शब्द है खेद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉरी। तो सॉरी का मतलब ये थोड़ी कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं परेशान हो रहा हूँ, भूख मिट गई मेरी, इतना परेशान हूँ, इतना दुखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो खेद शब्द ना वो सॉरी के लिए आता है, तो हिंदी में आप खेद लिख सकते हैं, साधारण शब्द है ये भी, ठीक है, मुझे दुख है, इतनी सी बात है। आपको मैं थोड़ा क्लियर करूं, जैसे पहले टीवी आता था तो ऊपर एंटीना होते थे, तो हम एंटीना को हिलाते थे, तब जा करके उसकी रेंज पकड़ता था, वो साफ आता था। कई बार फिर कोई पक्षी वगैरह हिला देता था तो छत पर जाकर एंटीना को फिर हिलाते थे, किसी को याद आ रहा होगा पुरानी बातें। तो उसमें वो तो हमारी गलती थी, वो तो हमारे यहाँ से गड़बड़ हो रही थी, छतरी हिल रही थी। लेकिन पीछे से कभी ऐसे आता ना, कोई समाचार या कोई नाटक के बीच में या कोई धारावाहिक के बीच में, तब लिखा आता था, हमें खेद है कि आप इस कार्यक्रम का कुछ भाग नहीं देख पाए, तो हमें खेद है, ये शब्द लिखा आता था पर्दे पर। ठीक है, खेद ही लिखेंगे वो, और यूँ तो लिखेंगे हमें शौक है, हमें दुख है। दुख किस बात का? वो उनकी गलती थोड़ी है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, और टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें वो क्या करेंगे, फिर भी वो खेद कहते हैं। तो क्यों? खेद कहना एक मैनर्स है, एक अच्छा आचरण है ना, ये कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी गलती तो भले ही ना हो, टेक्निकल गलती है, लेकिन हमारे आनंद में तो व्यवधान पड़ा ना, इस बात का वो कह रहे हैं कि आपका जो आनंद था या आप जो लगातार देख रहे थे उसमें बीच में रुकावट आई, तो इस बात का वो कह रहे हैं हमें खेद है। तो ये एक मैनर्स है अच्छा, तो खेद कहना ठीक है, बाकी शौक नहीं है। शौक क्यों करेंगे? वो उनकी गलती थोड़ी है, टेक्निकल गलती हो गई, कोई भाग में गड़बड़ हो गई तो वो नहीं दिखा पाए। ठीक है, समझ गए आप? तो खेद शब्द आएगा। मेरी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, शंकाओं का समाधान होता है, ये इसी तरह की बात है जैसे तलवार की धार है ना, तो मार्ग के लिए बाधाएं, है ना, संकट नहीं बाधाएं, तो उसी प्रकार शंकाओं का समाधान होता है, तो समाधान शब्द आएगा यहाँ। ठीक है, जैसे प्रश्न का उत्तर होता है कि प्रश्न का उत्तर दो, सवाल को हल करना आता है, सवाल हल, ये कुछ निश्चित शब्दावलियाँ हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। उसमें यह भी एक भलाई थी, अब भलाई नहीं आएगा यहाँ, अच्छाई आएगा। क्या कारण है, क्या अंतर है दोनों में? अच्छाई तो एक व्यक्तिगत गुण है कि ये आदमी अच्छा है, अच्छे काम करता है, अच्छी सोच का है, अच्छा व्यवहार है, तो वो निजी गुण होता है अच्छाई, तो उसकी बात करें ना तो अच्छाई शब्द आएगा। भलाई तो एक बाहरी गुण है जो लोगों को दिखता है ना, जैसे अच्छा काम किसी ने कर दिया तो समाज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वो काम भला है, तो भलाई बाहर का प्रदर्शन है और अच्छाई अंदर की व्यक्तिगत गुण होते हैं, तो यहाँ अच्छाई शब्द आएगा। ठीक है, यानी भलाई के काम देख सकते हैं, अच्छाई अंदर की उपज है, और जो अंदर अच्छाई के गुण है ना तो वो बाहर भलाई का काम कर सकता है। ठीक है, अंदर अच्छाई नहीं भरी है तो वो भलाई के काम भी कम ही करता है ना। मेरी कविताओं का नमूना देखें, नमूना शब्द यहाँ जचा नहीं है,
कविताओं का, कि मैंने कैसी कविताएं लिखी है, कैसे वाक्य है, कैसा इसका तुकांत है, तुक कैसे है, कैसे इसमें भाव डालें, कैसे शब्दों का चयन है, तो वो आप दिखाना चाहते हैं ना, तो उसको आप नमूना नहीं कहेंगे। यहाँ वानगी शब्द जचेगा, वानगी। वानगी मतलब एक रूप सा कि मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता हूँ, है ना। तो ये देख लीजिए, आप उसका एक भाग दिखाना चाहते हैं वो ये। जबकि नमूना तो एक मॉडल होता है, जैसे आप पूरी पृथ्वी को एक साथ देखना चाहो, कैसे सागर हैं, कैसे नक्शे हैं, कैसे कहाँ पानी है, कहाँ धरातल है, कहाँ है, तो वो आप किस में देखोगे, ग्लोब में। तो ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, एक मॉडल। हाँ, तो मॉडल अलग होता है, मॉडल अलग चीज़ है ना। वो पूरी चीज़ का एक छोटा स्वरूप दिखा देता है, वो है। और ये जो है कविता की एक वानगी दिखाई जाती है कि इसमें कैसे शब्द हैं, कैसे हो रहे, कैसे शब्दों का चयन है, कैसे तुकांत है, ये उसका एक रूप दिखाया जाता है। यूं नहीं कि पूरी कविता का एक मॉडल दिखा रहे हैं, मॉडल नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ वानगी शब्द से ही आएगा, मॉडल शब्द नहीं आएगा। दूध नापने की इकाई लीटर है, तो नापने की नहीं, नापा नहीं जाता, मापा जाता है, मापने की। ये देखते हैं ना तो जल्दी से पता लग जाता है कि हाँ ये होना चाहिए ना। आगे देखो, राजीव भाई दीक्षित के निधन से अपूर्ण क्षति हुई है, तो अपूर्ण नहीं, यहाँ अपूर्णीय शब्द आएगा, अपूर्णीय, जिसको पूरा नहीं किया जा सके। और कारण बताऊं क्यों? क्योंकि देखो, अपूर्ण क्षति यानी वो क्षति जो पूर्ण नहीं है वो हुई है, ऐसा नहीं। अपूर्णीय क्षति यानी वो क्षति जो पूरी नहीं की जा सकती, ऐसी क्षति अपूर्णीय। तो ये शब्द आएगा। आगे देखो, हमारे प्राचार्य अत्यंत सख्त हैं, हमारे प्राचार्य अत्यंत सख्त हैं, अत्यंत नहीं होता, बहुत सख्त हैं। अत्यंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही नहीं, तो इतने थोड़ी सख्त हैं कि अंत ही नहीं है। यह निबंध अनुवादित है, ये शब्द गलत है, ये भ्रमित करने वाला शब्द है, शब्द शुद्धि में भी ये आता है, तो इसका ध्यान रखें आप। यह निबंध, एक तो होता है मूल निबंध जो खुद लिखता है, एक किसी दूसरी भाषा का ट्रांसलेट करता है, अनुवाद करता है। तो अनुदित शब्द जो है ना वो है, ये आएगा, यानी जिसका अनुवाद किया गया हो। ये शब्द मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको याद आ रहा है तो। एक शब्द ये था, ये दोनों में मैंने अंतर बताया था। अनुदित ये है अन प्लस में उदित, जो उदित नहीं हुआ हो, और यह अनु यानी बाद में, अनु प्लस में उदित यानी जो बाद में प्रकाश में आई हो। ये शब्द पीछे के वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। तुम्हें सभा में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये हम बोलचाल में बोलते रहते हैं ऐसा, लेकिन गलत है। बोलना तो मैंने एक बार क्लियर किया था पीछे के वीडियो में कि बोलना मूकता तोड़ना है। तो यहाँ कहना शब्द आएगा कि सभा में आपने ऐसा कहा ना, वो गलत कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो कहना शब्द आएगा। बोलना तो यूं ही निरर्थक मुंह से ध्वनि निकाल देना, वो भी बोलना हो जाता है। तो बोलना अलग है, कहना अलग है। तो जो कहा है वो गलत कह दिया। बोलना तो मैंने कहा था ना, मूकता तोड़ना है। जैसे अब मैं मूक हूँ, अब मूकता टूट गई, यानी अब मैं बोल गया, है ना। तो बोलना तो कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें बोलना आ जाता है। उसकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये भी बहुत ही चर्चित शब्द है, लेकिन मैं तो सब बच्चों को एक साथ लेकर चलता हूँ। जो अध्ययन काल में है, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उनको भी साथ लेकर चलो, क्योंकि अगर उनका आधार मजबूत हो गया तो कम से कम हिंदी व्याकरण में तो ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे आगे। और वरना तो कोचिंगों में फिर वही माथाफोड़ी, बार बार कोचिंग लगना पड़ेगा, घर छोड़ करके कोचिंगों में पैसे देने पड़ेंगे, अलग मकान किराए पर लेना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों का भी आधार मजबूत हो, और अगर यहीं से मजबूत आधार होता है तो कंपटीशन में उनको और भी लाभ मिलेगा। तो कंपटीशन वाले बच्चे ये मत सोचें कि ये शब्द तो हमें आते हैं, ठीक है आपको आते हैं तो मेरा वीडियो तो बहुत बच्चे और भी तो देखते हैं ना, तो मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ, तो आप परेशान न होएं कृपया। और कुछ ना कुछ शब्द आपको आते हैं तो भी चलो यूँ मान लो कि दोहराई हो रही है, ठीक है। और 15-20 मिनट 24 घंटों में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है।
तो उसकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सौभाग्यवती तब बनती है जब उसका विवाह हो जाता है, तब वो सौभाग्यवती कहलाती है। तो ये तो कह रहे विवाह होने वाला है, तो फिर सौभाग्यवती नहीं, सौभाग्याकांक्षिणी, सौभाग्याकांक्षिणी, ठीक है, सौभाग्याकांक्षिणी यानी सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली। आकांक्षा होता है इच्छा, है ना। तो जो अनमैरिड है, अविवाहित है, उसके लिए सौभाग्य आकांक्षिणी आता है। कई बार वो मुझसे पूछते हैं कि शादी के जो कार्डों में सौ का लिखा होता है लड़की के नाम के आगे, 100 आगे बिंदी नाम के आगे लिखा होता है लड़कियों के, ऐसा उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब है सौभाग्य आकांक्षिणी, ठीक है। तो आपने इतनी बातें ध्यान से सुनी। आज शिक्षक दिवस था, आप सबको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना भी योगदान हो सके करना चाहिए। मातृभाषा पर सबको गर्व होना चाहिए। कुछ लोग इंग्लिश में बोलकर, इंग्लिश शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करके स्वयं को धन्य समझते हैं और गौरवशाली महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है। जो अपनी मातृभाषा पर गर्व नहीं कर सकता ना, वह सच्चा भारतीय नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ। ये एक दोहा देखिए, आपको याद आएगा, सुना हुआ होगा आपका।